जिस तरीके से लोकसभा में बिल को लेकर बात की है वक्तों की, क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये बिल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये जब से बिल इंट्रोड्यूस हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक ये बिल जो है एक चर्चे का एक बहुत सेंसिटिव इशू रहा है। लेकिन आप देखिए कि जब ये बिल जेपीसी में गई है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में गई है, वहाँ भी बहुत सारी इश्यूज को देखने की, एग्जामिन करने की कोशिश की गई। लेकिन मुसलमानों ने जो खदशा जाहिर किया, जो उनकी ऑब्जेक्शन था, जो उनकी आपत्तियां थी, कि वो ये कि इसको एक खालिस ये दीनी मामला है और एक शरई मामला है, और लिहाजा इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हो जिससे कोई टकराव पैदा हो। आपने देखा होगा कि इसमें कई 40 तरमीमात की बात कही गई थी, 40 अमेंडमेंट की बात कही गई थी, और जिसमें सरकार ने 14 अमेंडमेंट किए हैं। लेकिन जिन अमेंडमेंट की बात मुसलमानों ने की, मुस्लिम तंजीमों ने की, ऑल इंडिया मुस्लिम फर्सला बोर्ड और जो जितनी भी नुमाइंदा जमातें हैं उन लोगों ने की, तो उनका ये कहना है कि हमने जो सुझाव दिया उसको सरकार ने नहीं माना। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जो कानून इस वक्त पटल पे लाया गया है और उसको पास कराने के प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है, तो इसमें ये होना चाहिए कि मुसलमानों को का जो शक है, शुबहा है, उसको सरकार दूर करे, और कानून में अगर कोई कमी पिछले कानून में रही है तो उसको दुरुस्त जरूर करना चाहिए। और ये चूंकि खालिस चैरिटेबल है, ये आम लोगों के, मुसलमान जो गरीब है, जो मजदूर है, जो लाचार है, जो जिसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो एजुकेशन की तरफ जा नहीं सकता है, जो हेल्थ का पैसा नहीं दे सकता है, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके इस्तेमाल के लिए ये प्रॉपर्टी बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग मजबूत हो। अगर सरकार को इसमें कहीं कोई चीज दिखाई देती है तो यकीनन उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, और ये चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा दोनों तरफ से होनी चाहिए, इसको एग्जामिन किया जाना चाहिए। लेकिन अब उसमें एक बात जो कही गई है वो बहुत ही कि दो तीन बातें बड़ी टफ उसमें है कि आप ये देखिए कि महिलाओं के मेंबरशिप की बात कही गई है, तो वक्फ बोर्ड में पहले से महिलाएं, खवातीन रहती हैं, जो जो क्योंकि वो सरकारी संस्थान है, जो रिकमेंड कर देता है उसमें रहती हैं। लेकिन ये गैर मुस्लिम भाई का मेंबरशिप का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये खालिस इस्लामी मामला है। तो मुस्लिम तंजीमों का कहना था कि आप इसमें इनको ना रखें। दूसरा ये था कि आप जो है डीएम को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको फुल्ली अथॉराइज ना करें, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें पेचीदगियां पैदा होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जो मुसलमानों के खदशात है उसको जरूर दूर करेगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ना का जो एक नारा बहुत जबरदस्त उन्होंने दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मुसलमानों को विश्वास जीतने के लिए अभी आपने देखा होगा सौगाते मोदी एक किट भी उन्होंने बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट की, 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनका ये है कि मुसलमानों में विश्वास पैदा होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के कानून पारित होते हैं तो मुसलमान यकीनन कहीं ना कहीं वो इस चीज से हरास होगा कि लग रहा है कि हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारी जो दरगाहें हैं, हमारी जो खानकाहें हैं, हमारी जो इबादत गाहें हैं, जो हमारी ये कब्रिस्तान है, कब्रगाहें हैं, इन तमाम चीज़ों में कहीं छेड़छाड़ हो सकती है। तो सरकार को इस चीज़ को बिल्कुल। लेकिन वही जैसे कि मोदी सौगातें किट दी जा रही है, अभी ईद गई है, ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी की गई, तिरपालों को ढक ढक दिया गया, तमाम बयानबाजी आई मुसलमानों के खिलाफ को लेकर। नहीं देखिए, मैं जहाँ तक कि ये सौगात मोदी की बात है और होली के मौके पे तिरपाल से उसके ढकने की बात है, तो ये तो ढकने की बात होली पर ये एक प्रशासनिक मसला है। और जहाँ तक सौगात मोदी की बात है तो ये उन मुसलमानों, गरीब मुसलमानों तक पहुँचने की प्रयास है सरकार का कि कुछ उनकी मदद की जाए। तो इसमें खैर कोई ऐसी बात नहीं है। सड़क पर नमाज भी पढ़ने की पाबंदी कर दी। देखिए, सड़क सड़क पे नमाज तो वाकई मेरा अपना कहना ये है कि जो अगर कोई मस्जिद है उसमें उसकी कैपेसिटी कम है, तो एक परंपरा बहुत पुरानी ये ट्रेडिशनल आ रही है, 5-10 मिनट की बात होती है, तो इसको जो है कोई धार्मिक और सांप्रदायिक रंग और रूप देखने दी। लेकिन वहाँ दूसरों को अफ्तार पार्टी में जाती है, विपक्ष की पार्टी आती है, लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू भी जा रहे हैं, नीतीश भी जा रहे हैं अफ्तार पार्टी में। तो देखिए, ऐसा है कि ये तो कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं, ये
मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी की नज़र से भी इसको देखते हैं कि मुसलमान जो वोट बैंक है वो हमसे जो है खसकने ना पाए, और कुछ इस तरह की बातें वो उनके सामने कर देते हैं जिस पे मुसलमान उन पे भरोसा कर लेता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार अगर वक्फ बिल ला रही है और ये पास भी हो जाए तो उसका सही इस्तेमाल हो। मुसलमानों के जो खदशात हैं, जो एतराज़ात हैं, जो वो डर और खौफ का माहौल समझते हैं कि इसकी वजह से फला चीज़ हमारी छिन जाएगी, सरकार उसको जस्टिफाई और क्लियरफाई कर दे, कोई बात नहीं है। कुछ मुस्लिमों का कहना ये भी है कि हम जो पर्सनल वोट मुसलमानों का है तो सरकार को दखल दे रही है। नहीं, देखिए ये चूँकि वो एक कानूनी संस्था है, वक्फ बोर्ड जो है, ये सरकार ही के अधीन तो आता है ना। तो सरकार कानून बनाए, लेकिन कोई ऐसा कानून ना बनाए जिसमें कोई टकराव पैदा हो। तो क्या ये वोट लाया जा रहा है, वोट की उधर राजनीति की जा रही है या नहीं, देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना तज़िया है, मेरा जो विचार है कि अगर अमेंडमेंट आ रहा है, अगर नए कानून आ रहे हैं, तो सशक्त करने के लिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उससे मुसलमानों का, वक्फ बोर्ड का, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उत्थान होगा, उसके ज़रिए वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, ये सब बनेंगे। लेकिन अगर कोई मंशा कुछ और है, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को विश्वास में लेना ज़रूरी है। क्या लगता है मुसलमानों को इससे बिल द्वारा फायदा पहुंचेगा? नहीं, देखिए, अगर फ़ायदा पहुँचने की बात है कि जो क्लॉज़ आ रहे हैं, बहुत सारे क्लॉज़ ऐसे हैं कि जिसमें वो जस्टिफ़ाई किया जा रहा है, वो यकीनन वक्फ बोर्ड मज़बूत होगा। लेकिन जिन चीज़ों पे मुसलमानों को ऑब्जेक्शन है, शुबहात हैं, शक है, सरकार को उसको दूर करना चाहिए।